चलिए, हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? ठीक होंगे। हमने ये नहीं कहा ठीक है होंगे, हमने कहा ठीक होंगे, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि आप ठीक होंगे। आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। होली का माहौल समाप्त हो चुका है। जो पर्व त्योहार का मौसम था समाप्त हो चुका है। अब पढ़ाई का मौसम स्टार्ट होना चाहिए। और मैं बार बार एक शब्द बता दूं, इस बार आपके छात्र जीवन का अंतिम वर्ष होना चाहिए। आपके छात्र जीवन का अंतिम वर्ष होना चाहिए। आपका अभी उम्र बाकी होना चाहिए। और जो लोग इस साल तैयारी अच्छे से करेंगे, आशा और विश्वास है रिजल्ट आपके हाथ में होगा, चाहे कोई भी सेक्टर का एग्जाम हो, कोई भी सेक्टर का रिजल्ट हो। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं भी आप लोग के साथ बीच में प्रत्येक समय में लगे रहता हूं, कि ताकि मेरा एनर्जी आप लोग के बीच में जाए और आप लोग भी ऊर्जावान होते रहें, एनर्जी लेते रहें और खूब लगन से, इच्छा से पढ़ाई करें, ताकि आपका रिजल्ट भी सिक्योर हो जाए। बार बार क्वेश्चन को मैं एक बार फिर डेली टेस्ट डिस्कशन के बारे में बता दूं, कि आप जितना जल्दी, जितना ज्यादा बार इसको रिवीजन करेंगे, उतना ज्यादा एक्यूरेसी बढ़ेगी आपको एग्जाम में, उतना निगेटिव कम होगा। क्योंकि अब प्रत्येक एग्जाम में एक बीपीएससी को छोड़ दिया जाए, हालांकि इसके अतिरिक्त जितने भी एग्जाम है सब में निगेटिव मार्किंग आता है। तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यदि आप लोग जो यूट्यूब पे मैसेज देते हैं, बड़ी गुस्सा आता है कि सर आंसर भी लोड कीजिए। आंसर लोड क्यों करूं? आप वीडियो देखिए, वीडियो को कॉपी में डिस्कशन को लिखिए रोक रोक करके, और लिखने के बाद आपको आंसर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको, आपने जो डिमांड किया पीडीएफ फाइल क्वेश्चन का, मिल रहा होगा। हमने इस छुट्टी में मैथ का भी वीडियो दिया, ढेर सारा भी पैकेज तैयार हो रहा है। रीजनिंग का भी दिया, जीके जीएस का बहुत जल्दी। एसएससी लेवल का आपको इंग्लिश का भी वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। इसी सबके शुभकामना के साथ आज की सेवा को प्रारंभ किया जाए। पहला क्वेश्चन है, सवाना जो एक घास का मैदान है, सवाना जो एक घास का मैदान है, तो सवाना के घास के मैदान के वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श दशा मानी जाती है? इससे लिए एक क्वेश्चन याद करना पड़ेगा कि सवाना घास का मैदान किस प्रकार का मैदान है। सवाना घास का मैदान एक उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, जो सहारा मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है। जाहिर सी बात है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, जो एक हॉट डिजर्ट, गर्म मरुस्थल का उदाहरण है। और गर्म मरुस्थलीय क्षेत्र में लंबा शुष्क ऋतु होता होगा, लंबा शुष्क ड्राई शुष्क ऋतु होता होगा, और गर्मी भी ज्यादा रहता होगा। उत्तर आपके पास चला गया होगा। सी नंबर, लंबा शुष्क ऋतु वाला उष्ण आर्द्र, उष्ण भी और आर्द्रता युक्त जलवायु सवाना के विकास के लिए उपयुक्त दशा माना जाता है। क्लियर हो गया? पहला का उत्तर क्या आ जाएगा? पहला का उत्तर सी नंबर। लेकिन लिख लेंगे, 2-3 पॉइंट लिखेंगे। विश्व के घास के मैदान को, विश्व के घास के मैदान को दो भागों में बांटा गया है। विश्व के घास के मैदान को दो भागों में बांटा गया है। पहला, उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान जिसे सहारा में, सहारा में सवाना, सहारा में सवाना, ब्राजील में कैंपोज, वेनेजुएला में लानोज, श्रीलंका में पटाना,
और ऑस्ट्रेलिया में पार्कलैंड कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में पार्कलैंड कहा जाता है। 5 है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। फिर से रिपीट करें, हम लोग 2 जगह कंफ्यूज करते हैं इसमें एग्जामिनेशन में। 3 जगह कोई कंफ्यूज नहीं। 100 से सहारा, 100 से सवाना, कोई टेंशन नहीं। श्रीलंका में कोई टेंशन नहीं। श्रीलंका में पटाना, ऑस्ट्रेलिया में पार्कलैंड, पार्क घुमाना। श्रीलंका में पटाना, ऑस्ट्रेलिया में पार्कलैंड या पार्क घुमाना। यहां पर कंफ्यूजन होगा ब्राजील और वेनेजुएला में, किसमें कैंपोज किसमें लानोज। यदि स्क्रीन पर दिख रहे हैं आप तो वेनेजुएला ला से लानोज है, ला से लानोज है। एगो सेटिंग हो गया, दूसरा की कोई टेंशन नहीं है। ब्राजील में क्या हो जाएगा, कैंपोज। ला से लानोज, ला ब्राजील में है कि वेनेजुएला में, वेनेजुएला में लानोज, ब्राजील में कैंपोज, सहारा में सवाना, श्रीलंका में पटाना, ऑस्ट्रेलिया में कहीं याद रहेगा। दूसरा भी देखे, शीतोष्ण, पहला उष्णकटिबंधीय, दूसरा शीतोष्णकटिबंधीय, सब ट्रॉपिकल। पहला था ट्रॉपिकल, दूसरा शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, जिसे रूस में स्टेपी, यूएसए क्वेश्चन लिखेंगे, अमेरिका में प्रेयरी, अर्जेंटीना क्वेश्चन लिखेंगे, दक्षिणी अमेरिका में पंपास, दक्षिणी अफ्रीका में वेल्ड, ऑस्ट्रेलिया में डॉन्स, और न्यूजीलैंड में कैंटरबरी कहा जाता है। क्लियर हो गया? उत्तर भी निकल गया होगा। पहला का उत्तर क्या हो जाएगा, सी नंबर। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं, बड़ी सुंदर क्वेश्चन है दूसरा। कारा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत नॉन ट्रेडिशनल, जब ये आएगा तो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत को नवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत कहा गया। वैसा स्रोत जो अनलिमिटेड भंडार वाला है, जिसका एक बार नहीं बार बार उपयोग संभव है, अतः उसे गैर परंपरागत या नवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत कहा जाता है। इसका मतलब कुछ ना कुछ परंपरागत स्रोत भी होगा। परंपरागत स्रोत को, ट्रेडिशनल रिसोर्स को, और नवीनीकृत स्रोत भी कहा जाता है। मतलब जिसका सोर्स असीमित न हो के सीमित है, जिसका एक बार उपयोग करने के बाद वह समाप्त हो जाता, दोबारा उपयोग संभव नहीं। इसका मतलब ऊर्जा के जितने भी स्रोत है उसे 2 हिस्सा में बांटा गया, परंपरागत जिसे अनवीनीकृत, और दूसरा गैर परंपरागत जिसे नवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत कहा गया। परंपरागत स्रोत के अंतर्गत 3 पोर्शन में बांटा गया, थर्मल पावर, हाइड्रोलिक पावर, एटॉमिक पावर। आपका उत्तर निकल गया होगा, थर्मल पावर, हाइड्रोलिक पावर, एटॉमिक पावर। थर्मल पावर के अंतर्गत कोयला आया, प्राकृतिक गैस आया और पेट्रोलियम पदार्थ, जिसमें पेट्रोल, डीजल, सब किरोसिन तेल सब आ गया। हाइड्रोलिक पावर कल टेस्ट में बताए थे, भारत का पहला हाइड्रोलिक पावर का उत्पादन 1897 में पश्चिम बंगाल के सिद्रेबाग में, जबकि पहला हाइड्रोलिक पावर सेंटर
2 में कर्नाटक के शिव समुद्रम में प्रारंभ किया गया। एटॉमिक पावर के अंतर्गत यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम इत्यादि को शामिल किया गया। जबकि नॉन ट्रेडिशनल, इसे नवीनीकृत स्रोत कहा गया, इसमें सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा, विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा, वेव एनर्जी, तरंग ऊर्जा, टाइडल एनर्जी, ज्वारीय ऊर्जा, अर्थक्वेक एनर्जी, भूगर्भीय ऊर्जा और भूकंपीय ऊर्जा और जियोलॉजिकल एनर्जी, भूगर्भीय ऊर्जा। मतलब सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूकंपीय ऊर्जा और भूगर्भीय ऊर्जा गैर परंपरागत या नवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है। उत्तर निकला। उत्तर क्या होगा? दूसरा का ए नंबर। जल्दी से 2 पॉइंट लिख लेंगे। परंपरागत जिसे ही क्या कहेंगे? अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत। पहला थर्मल एनर्जी, तापीय ऊर्जा, एग्जाम्पल क्या होगा? कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक गैस। दूसरा आया हाइड्रोलिक एनर्जी, जल ऊर्जा, और तीसरा आया एटॉमिक एनर्जी, परमाणु ऊर्जा, जिसमें यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम इत्यादि को शामिल किया गया। हो गया। दूसरा, ये दूसरा क्या होगा? बी नंबर देखिए, गैर परंपरागत, नॉन ट्रेडिशनल, जिसे ही क्या कहेंगे? नवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत। मतलब जिसे बार बार यूज में लाया जा सकता है, उसे गैर परंपरागत या नवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत कहा गया। जैसे सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी, ज्वारीय ऊर्जा, टाइडल एनर्जी, तरंग ऊर्जा, वेव एनर्जी, भूकंपीय ऊर्जा, अर्थक्वेक एनर्जी, और भूगर्भीय ऊर्जा, जियोलॉजिकल एनर्जी। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में टडोबा का निवास स्थल? तो टोडा है, स्पेलिंग मिस्टेक है, टोडा का निवास स्थल माना जाता है। तो एक लाइन में याद रखेंगे, मेरे तरफ ध्यान दें। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी जनजाति टोडा जनजाति है, तो तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वत पर निवास करती है। एक लाइन लिख लेंगे। उत्तर क्या निकलेगा? तमिलनाडु। तीसरा का उत्तर सी नंबर।
लिखेंगे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी जनजाति टोडा जनजाति है। जो तमिलनाडु में नीलगिरी पर्वत पर निवास करती है। नीलगिरी पर्वत पर निवास करती है। अब क्वेश्चन आएगा, भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है एमपी का। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी जनजाति टोडा तमिलनाडु का। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी जनजाति संथाल है, जो मुख्य रूप से झारखंड में पाई जाती है। तीन क्वेश्चन फिर से। प्रायद्वीपीय भारत का टोडा, भारत का गोंड, पूर्वोत्तर भारत का संथाल, पूर्वी भारत में शामिल कर गया। अब क्वेश्चन आएगा, जो नीलगिरी पर्वत है, नीलगिरी पर्वत की सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा, दोदा बेटा, जो प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। जब ये दूसरी सर्वोच्च चोटी आएगा तो पहला कौन आया? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुडी है। अनाई मुडी है, जो अन्नामलाई पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। समझ में आ रही है? अन्नामलाई पर्वत की सर्वोच्च चोटी, जो प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा है, जो नीलगिरी पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। क्लियर हो गया? आगे बढ़े, आगे बढ़े जल्दी से। 2 पॉइंट। भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड एमपी। पूर्वी भारत की, पूर्वी या पूर्वोत्तर, पूर्वी एवं पूर्वोत्तर कर लेंगे। भारत की सबसे बड़ी जनजाति संथाल। जब पूर्वी हो गया तो पश्चिमी कहे छूट जाएगा। पश्चिम भारत की कौन सा? भील राजस्थान में। पश्चिम भारत का कौन? भील। दक्षिण भारत का हो ही गया। बढ़े, एक और क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनता है। नीलगिरी पर्वत पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वतमाला का मिलन स्थल है। हो गया? अब लिखाएंगे नहीं। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा, जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुडी, जो अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर अंग्रेजी के एस अक्षर का है? विश्व का दूसरा बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर, जिसे ही अंध महासागर कहा गया, जिसका आकार अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है। इसकी सबसे गहरी खाई प्यूरिटो रिको गर्त। एक लाइन लिख लेंगे, उत्तर क्या निकलेगा? सी नंबर 4 का सी लिखेंगे। विश्व का दूसरा बड़ा महासागर
विश्व का दूसरा बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर, अटलांटिक को ही कहते हैं अंग महासागर है। जिसका आकार अंग्रेजी के एस अक्षर, एस लेटर के समान है, अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है। इसका सबसे गहरा गर्त गर्त को और दो नाम से जाना गया। गर्त को एक ट्रेंच कहा जाता है या खाई कहा जाता है। सबसे गहरा गर्त प्यूरिटो रिको, प्यूरिटो रिको गर्त है। प्यूरिटो रिको गर्त है। याद करने के लिए दो बार तोड़ देंगे, याद हो जाएगा। प्यूरिटो एक साथ, रिको एक साथ, प्यूरिटो रिको, प्यूरिटो रिको। अटलांटिक महासागर की सबसे गहरा, लेकिन डायरेक्ट क्या विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरी या ना, मेरी या ना गर्त है, जो पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त है। अगला क्वेश्चन आया, न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्गम कहां से आया? यूएसए के संविधान से। गौर से सुनिएगा, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हमारे संविधान में अमेरिका के संविधान से बहुत कुछ आया, ब्रिटेन के संविधान से बहुत कुछ आया, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जर्मनी, जापान, फ्रांस, रूस, कनाडा इत्यादि के संविधान, दक्षिण अफ्रीका इत्यादि के संविधान से कुछ न कुछ आया। हालांकि संविधान का 80% से भी ज्यादा हिस्सा इंडियन काउंसिल एक्ट 1935 से लिया गया। भारत परिषद अधिनियम 1935 से लिया गया। अतः भारत परिषद अधिनियम 1935 को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। फिर से सुनिएगा, भारत परिषद अधिनियम 1935 को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट, सजीवों का ब्लूप्रिंट डीएनए, सजीवों का ब्लूप्रिंट डीएनए, भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट भारत परिषद अधिनियम 1935। अब अमेरिका के संविधान से न्यायिक समीक्षा, इसे जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है, न्यायिक पूर्णावलोकन, न्यायिक पूर्णावलोकन। देख भाई, आजकल रिव्यू का क्रिकेट में बड़ी चर्चा है। बैट्समैनों मांग लेता है, बॉलरों मांग लेता है, कीपरों मांग लेता है। अब 15 सेकेंड में, 15 सेकेंड के अंदर यदि रिव्यू मांगा तो मांगा, लेकिन तब रिव्यू, उसके बाद रिव्यू का कोई असर नहीं होता। तो रिव्यू मतलब क्या हुआ कि आपने, न्यायालय ने जो कमेंट किया उसे फिर से न्यायालय के द्वारा जांच किया जाएगा। हो सकता है पहले कहा गया कमेंट को परिवर्तन भी कर सकता है। इस तरह से गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है और संसद प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकता है। लेकिन केशवानंद बनाम केरल राज्य के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना जुडिशियल रिव्यू का प्रयोग करते हुए कहा कि नहीं रे भाई, प्रस्तावना भी संविधान का अंग है और संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह प्रस्तावना के साथ साथ संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है। लेकिन ध्यान रखें, संविधान के मूल ढांचा में कोई परिवर्तन नहीं। या क्या वो जुडिशियल रिव्यू पहले के द्वारा, पहले का जो कमेंट था उसको रिव्यू किया गया, पुनरावलोकन किया गया, जो यूएसए के संविधान से लिया गया। एक लाइन लिखेंगे, उत्तर क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? डी नंबर 5 का डी। ये पूरे विश्व में
न्यायिक समीक्षा प्रणाली का विकास, यूएसए में हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। फिर अगला पॉइंट, हमारे संविधान में यूएसए के संविधान से कई बातों को समावेश किया गया। कई बातों को समावेश किया गया, जैसे संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, न्यायिक पूर्णावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पूर्णावलोकन, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति का महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, मूल अधिकार, प्रस्तावना, ईटीसी कर दीजिए, प्रस्तावना इत्यादि। क्वेश्चन में दो और देश है, जर्मनी है और रूस है। रूस से एक को चीज दिया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य। और जर्मनी के वाइमर संविधान, जर्मनी के संविधान को कहा गया वाइमर संविधान। वाइमर संविधान से दिया गया आपातकाल की स्थिति में मूल अधिकार पर निलंबन, मूल अधिकार पर प्रतिबंध। यह कहां से लिया गया? जर्मनी के वाइमर संविधान से। अगला क्वेश्चन कह रहा व्यापारिक पवन का कारण क्या है? व्यापारिक, जब ये पवन आया, हवा आया, तो हवा समुद्री जल गर्म होती है संवहन विधि के द्वारा। हवा गर्म या ठंडी हुई, समुद्री जल गर्म या ठंडी हुई संवहन विधि के द्वारा। पृथ्वी गर्म हुआ विकिरण विधि के द्वारा, पृथ्वी गर्म हुआ विकिरण विधि के द्वारा। जितने भी धातु है, धातु या ठोस, गर्म हुआ चालन विधि के द्वारा। देख भाई, एक क्वेश्चन फंसा दिए हैं। हमने कहा धातु या ठोस, तो ठोस में चालन विधि के द्वारा, लेकिन एकमात्र धातु पारा जो लिक्विड फॉर्म में रहता है, पारा में भी उष्मा का संचरण चालनीय विधि से होता है। पारा में उष्मा का संचरण द्रव एवं गैस में संवहन विधि से, और विकिरण विधि के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। इतना क्लियर हुआ? एक लिख लेंगे, संवहन विधि कन्वेक्शनल प्रोसेस। उत्तर क्या निकलेगा? संवहन 6 का बी नंबर। संवहन विधि के द्वारा द्रव एवं गैस में
ऊष्मा का संचरण होता है। देखें, हमारा वायुमंडल समुद्री जल, वायुमंडल समुद्री जल इसी विधि से गर्म होता है। इसी विधि से गर्म होता है। अगला है ठोस में ऊष्मा का संचरण। ठोस ऑब्लिक लिखेंगे धातु। ऊष्मा का संचरण चालन विधि, कंडक्शन प्रोसेस या कंडक्शन मेथड। वहीं पर लिखेंगे पारा में ऊष्मा का संचरण चालन विधि, फिर लिखे विकिरण या रेडिएशन। विकिरण या रेडिएशन विधि के लिए, विकिरण या रेडिएशन विधि के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वहां पर लिखेंगे हमारा पृथ्वी हमारा पृथ्वी विकिरण विधि से गर्म होता है। विकिरण विधि से गर्म होता है। ये तो हो गया कंसेप्ट, लेकिन आपका क्वेश्चन में एक चीज छुपा कर रखा गया है। ट्रेड विंड रखा गया है, व्यापारिक पवन चलती है। तो इसके लिए जरा सा हम लोग ग्लोब की चर्चा कर ले तो बेहतर हो जाएगा। अब देखिए दोनों गोलार्ध में पहले समझने का प्रयास करेंगे। या 0 डिग्री है विषुवत रेखा, या 5 डिग्री उत्तर, या 5 डिग्री दक्षिण, या 30 डिग्री दक्षिण, या 35 डिग्री दक्षिण, या 30 डिग्री उत्तर, या 35 डिग्री उत्तर। तो दोनों गोलार्ध में चले विषुवत रेखा से दोनों तरफ 5 डिग्री अक्षांश के बीच हमेशा सूर्य की किरण लंबवत पड़ने के कारण वायु गर्म होती है और गर्म वायु हल्का होकर ऊपर उड़ जाता है। अतः इस क्षेत्र में वायु का हमेशा लो प्रेशर बना रहता है, जिसे ही डोल ड्रम या शांत पेटी कहा जाता है। क्लियर? शांत पेटी या डोल ड्रम या विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी हुआ। दोनों गोलार्ध में 30 से 35 डिग्री अक्षांश के बीच वायु का हमेशा उच्च दाब पाया जाता है, जिसे अक्षांश या शीतोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब की पेटी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट कहा जाता है। मतलब ये जो 30 से 35 ऊपर में, 30 से 35 नीचे में है, यह कहलाया क्या? अक्षांश। यह भी क्या कहलाया? अक्षांश। यह जो विषुवत रेखा के पास है इसे क्या कहेंगे? डोल ड्रम या शांत पेटी। अब दोनों मेरे हाथ में ध्यान देंगे,
दोनों गोलार्ध में अश्व अक्षांश से विषुवत रेखीय डोल ड्रम की ओर चलने वाली अस्थाई पवन को व्यापारिक पवन के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुआ? व्यापारिक पवन कहां से कहां चली? दोनों गोलार्ध में अश्व अक्षांश से किधर? डोल ड्रम की ओर चलने वाली एक अस्थाई पवन, परमानेंट विंड को क्या कहेंगे? व्यापारिक पवन या ट्रेड विंड कहा जाता है। लिख लेंगे, लिखेंगे व्यापारिक पवन, ट्रेड विंड, व्यापारिक पवन, ट्रेड विंड। दोनों गोलार्ध में अश्व अक्षांश से डोलड्रम, अश्व अक्षांश से डोलड्रम की ओर चलने वाली, दोनों गोलार्ध में अश्व अक्षांश से डोलड्रम की ओर चलने वाली एक अस्थाई पवन है। एक अस्थाई पवन है। एक अस्थाई पवन है। हो गया? उत्तर क्या निकलेगा भाई? 6 का बी नंबर। 7 में चलते हैं। 7 का उत्तर कह रहा है, 7 में क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर संसद सदस्य को संसद में संबोधित करने का अधिकार दिया गया है? तो सबको पता है भारत का महान्यायवादी। लिखाएंगे नहीं, चुपचाप सुनिएगा। हमारे संविधान में आर्टिकल 76 में महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की चर्चा किया गया है। इसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति के द्वारा 6 वर्ष या 65 वर्ष, दोनों में से जो भी पहले पूरा हो जाए, के लिए महान्यायवादी पद पर नियुक्त करते हैं। महान्यायवादी भारत सरकार का कानूनी या विधिक अधिकारी होते हैं। वो भारत सरकार के समर्थन में देश के किसी भी कोर्ट में न्यायिक कार्य करने का हकदार होते हैं, क्योंकि वो भारत सरकार का अस्थायी कानूनी अधिकारी नहीं होते हैं। अतः सेवानिवृत्ति के पश्चात उन्हें निजी प्रैक्टिस करने पर रोक नहीं लगाई जाती है। महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं रहते हुए भी संसद के किसी भी सदन के तो लोकसभा या राज्यसभा में भाग ले सकते हैं, किसी बैठक में भाग ले सकते हैं, किसी बैठक में बोल सकते हैं, लेकिन जब सदन में किसी विधेयक पर मतदान हो रहा है तो मतदान में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। उत्तर निकल गया होगा? क्या निकलेगा उत्तर? क्या निकलेगा? महान्यायवादी, अंग्रेजी में कहते हैं अटॉर्नी जनरल। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 8वां का उत्तर, 7वां का उत्तर क्या हो जाएगा? यह नंबर 8 में कह रहा है क्वेश्चन, हमारे देश की न्यायिक प्रणाली के अंतर्गत राज्य के उच्च न्यायालय को सीधे किसकी अधिकारिता में आता है? गौर से सुनिएगा। भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था में सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का स्थान है। गौर से सुनिएगा। भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था में सबसे ऊंचा स्थान सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत कई हाई कोर्ट, प्रत्येक हाई कोर्ट के अंतर्गत कई सिविल कोर्ट, कई सिविल कोर्ट के अंतर्गत कई एसडीएम का कोर्ट, मतलब एसडीएम कोर्ट, उसके बाद सिविल कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, सबसे ऊपर में सुप्रीम कोर्ट। एकीकृत न्याय प्रणाली में सबसे ऊंचा स्थान किसका? उत्तर भी निकल गया होगा। सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत कितने? 25 हाई कोर्ट है वर्तमान में। कितने हाई कोर्ट? सबसे नवीनतम हाई कोर्ट 1 जनवरी 2019 को
आंध्र प्रदेश के हाईकोर्ट को प्रारंभ किया गया है। उत्तर भी निकल गया होगा। क्या निकलेगा उत्तर? 8 का सी नंबर। इसमें एक लाइन क्या होगा? 10 नंबर 9 नंबर में पहले चले। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संसद का भाग नहीं है? चुपचाप सुनिएगा। हमारे संविधान के अनुच्छेद 79 में, आर्टिकल 79 में संसद के अंग, संसद की संरचना के बारे में चर्चा किया गया है। इसमें कहा गया संसद के 3 अंग, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं, सत्यम शिवम सुंदरम नहीं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। क्लियर हो गया? कौन कौन? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। क्वेश्चन यहीं पर पटकी मारेगा। संसद के कितने अंग? 3 अंग। कितने सदन? कितने सदन? कितने अंग? अब सदन में आइए, उच्च सदन उर्फ अस्थाई सदन उर्फ राज्यसभा उर्फ द्वितीय सदन, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 80 में किया गया है। राज्यसभा की संरचना के बारे में चर्चा अनुच्छेद 80 में। अनुच्छेद 81 में निम्न सदन या अस्थाई सदन या उच्च सदन, 9 के प्रथम सदन, लोकसभा की चर्चा। लोकसभा को कहा गया निम्न सदन या अस्थाई सदन या प्रथम सदन। इसे प्रथम सदन क्यों कहा गया? क्योंकि लोकसभा के बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री के रूप में अपॉइंटमेंट किया जाता है, नियुक्ति किया जाता है। क्वेश्चन पूछता है, प्रधानमंत्री होते हैं पहला नियुक्त पद, दूसरा मनोनीत पद, तीसरा निर्वाचित पद, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? अपॉइंटमेंट होता है, नियुक्ति होता है। किसके द्वारा? किस व्यक्ति को? लोकसभा के बहुमत दल के नेता को। मान लिया जाए लोकसभा का बहुमत दल का नेता मुझे चुन लिया गया, प्रदीप कुमार को। अभी न तो मैं लोकसभा का सदस्य हूं, न ही मैं राज्यसभा का सदस्य हूं, लेकिन लोकसभा में इनकलाब जिंदाबाद हो गया। हमारा नेता कैसा हो? प्रदीप सर जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? प्रदीप सर जैसा हो। उस स्थिति में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सर हमको बुलाएंगे, प्रधानमंत्री पद पर शपथ दिलाएंगे। अब हमारे जैसे प्रधानमंत्री जो न तो लोकसभा का सदस्य न ही राज्यसभा का सदस्य, 6 महीना तक प्रधानमंत्री पद पर एकदम बने रहेंगे। इस 6 महीना के अंदर में लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन का सदस्यता ग्रहण करना अनिवार्य है। यदि 6 महीना के अंदर में लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता मैंने ग्रहण नहीं किया, फिर आपकी सेवा में यूट्यूब ऑनलाइन या ऑफलाइन पर हाजिर हो जाऊंगा। लेकिन 6 महीना तक प्रधानमंत्री पद पर निवास करूं। समझ में आया? याद रखेंगे, लोकसभा के बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री। लोकसभा का बहुमत दल का नेता कोई भी हो सकता है, लोकसभा का सदस्य हो सकता है या राज्यसभा का सदस्य हो सकता है या गैर संसदीय सदस्य भी हो सकता है। लेकिन गैर संसदीय सदस्य कितने दिन तक? 6 महीना तक। 6 महीना के अंदर में संसद के दोनों सदन में से किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करना जरूरी होता है। समझ में आई? जो 3 होता है, पहला राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा, तीसरा लोकसभा। किस अनुच्छेद में? 79 में। अनुच्छेद 79 में यह बातें हैं। लेकिन यदि आ जाए राज्यसभा की चर्चा, तो आर्टिकल 80 में क्या कहा गया? और अनुच्छेद 80 में कहा गया राज्यसभा एक अस्थाई सदन या उच्च सदन या द्वितीय सदन होगा। अनुच्छेद 81 में लोकसभा के बारे में चर्चा किया गया है, जिसमें कहा गया लोकसभा एक अस्थाई सदन निम्न सदन और प्रथम सदन होगा। 10 नंबर कह रहा है कि जब कोई राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होगा तो उस राज्य का बजट
संसद में किसके द्वारा? केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा। किसके द्वारा? केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा पारित किया जाएगा। मतलब एक लाइन समझे कि राष्ट्र में, राज्य में, स्टेट में राष्ट्रपति शासन, जिसे ही संवैधानिक आपात, जिसे ही राजकीय आपात कहा जाता है, अनुच्छेद 356 लागू है। उस राज्य का मंत्रिपरिषद या विधानसभा भंग है। उस स्थिति में राज्य का बजट केंद्र में, केंद्र के वित्त मंत्री के द्वारा पारित किया जाएगा। इस स्थिति में राज्य में अचानक कोई कानून की आवश्यकता पड़ जाएगी तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 1, 2, 3, 123 के तहत राज्य के लिए भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। याद है, संसद में बजट प्रस्तुत किया जाएगा किसके द्वारा? केंद्रीय, वहीं पर जहां संसद लिखा हुआ है वहां पर लिखा केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा। 10वां का उत्तर हो जाएगा सी नंबर। हमने क्या कहा? संसद में, वित्त मंत्रालय नहीं, वित्त मंत्री हमने कहा। वित्त मंत्रालय की चर्चा अनुच्छेद 280 में है। अब वित्त मंत्री मंत्री परिषद का सदस्य है, अनुच्छेद 74-75 में है। भेजी में आया तो वित्त मंत्रालय नहीं, वित्त मंत्री। समझ में आया? तो जहां संसद वहीं पर डैश देने के वित्त मंत्री के द्वारा। संसद में किसके द्वारा? वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। 11 नंबर चले, बड़ी सुंदर क्वेश्चन है लेकिन उतना लिखाएंगे नहीं, समझा देते हैं 1-2 क्वेश्चन। सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी की स्थापना किया? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किया। उत्तर क्या निकलेगा? सी नंबर। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किया। अब 2 क्वेश्चन जल्दी से समझिए। सुभाष चंद्र बोस अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत असहयोग आंदोलन के दौरान किए। उनके राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे, CR दास। लेकिन गांधी जी अचानक चौरा चौरी कांड का बहाना लेकर 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए। बड़ी बुरा लगा सुभाष चंद्र बोस। बुरा क्यों नहीं लगा? क्योंकि SCS का त्याग पत्र देकर आंदोलन में आए थे। जब तक लोग जानता सुभाष चंद्र बोस के बारे में, तब तक आंदोलन में खत्म हो गया। गांधी जी के इस प्रतिक्रिया पर, इस स्थगन पर सुभाष चंद्र बोस ने प्रतिक्रिया दिया कि जब पूरे देश की जनता का उत्साह चरम पर था, अचानक गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन समझ में नहीं आया, बिल्कुल भेजे के पड़े थे। 1938 ईस्वी में गुजरात के हरिपुरा में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन में पहली बार सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष पद पर निर्वाचित चुने गए। 1938 गुजरात के हरिपुरा में। 1939 में प्रथम दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। 1939 में मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ। इसमें महात्मा गांधी ने कहा सुभाष चंद्र बोस को तू हट जाओ, अब पट्टाभी सीतारमैया को अध्यक्ष बनने दो। सुभाष चंद्र बोस ने कहा नहीं, ये हो नहीं सकता। कारे देखेगा तू? नहीं होगा। काटो ना, कहा ज्यादा तंग कीजिएगा, इलेक्शन करवाइए। इलेक्शन का भी माहौल चल रहा है। कहा कि इलेक्शन करवाइए, जो जीता वही सिकंदर, बाकी सब बंदर। कहा ठीक है बेटा, ठीक है। इलेक्शन हुआ। अरे बाप रे, इलेक्शन में सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारमैया को पटक दिया और अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हो गए। वो पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं थी, वो गांधी की हार मानी गई। लेकिन सुभाष चंद्र बोस को दिखाना था कि आपका अब जनता पर से
जनता का भरोसा गया है, देख चुके हैं, वोट से हार गए, हम जीत गए। लेकिन सुभाष चंद्र बोस बहुत जल्दी अध्यक्ष पद से त्याग पद देकर कहा ठीक है, अब हमारा ई पद का मोह नहीं है, कुर्सी का मोह नहीं है बिहार के तरह। समझ गया होगा, इशारों इशारे में बात हो गया। तो अध्यक्ष पद से त्याग पद दे दिया और कांग्रेस के भीतर एक नया पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में किया। अब देखो, अध्यक्ष पद से त्याग पद देने के बाद फिर हम बिहारी ही कांग्रेस को संभाल पाए। शेष समय के लिए कांग्रेस की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 1940 ईस्वी में तत्कालीन बिहार के रामगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। वही रामगढ़ जिसमें शोले सिनेमा में गब्बर कहता रे रामगढ़ का लोग किस चक्की का। जी जी, तो रामगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। उस समय तत्कालीन बिहार था। झारखंड तो 2015 में 15 नवंबर 2000 इसी 15 नवंबर 2000 ईस्वी को उद्भव हुआ। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद 40 से लेकर 46 तक कोई अधिवेशन में हुआ। अतः क्वेश्चन पूछेगा सबसे लंबे काल के लिए कांग्रेस की अध्यक्षता मौलाना आजाद के द्वारा किया गया। समझ में आया? सिर्फ 2 पॉइंट लिखेंगे। सुभाष चंद्र बोस पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता 1938 में गुजरात के हरिपुरा में किया गया। 1938 में गुजरात के हरिपुरा में, दूसरी बार 1939 में मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में, मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में। और त्रिपुरी पहला अधिवेशन था जिसमें क्या हुआ, निर्वाचन किया गया, इलेक्शन किया गया। और इलेक्शन में सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारामैया को पराजित करके अध्यक्ष बने। लेकिन कुछ ही समय के बाद क्या हुआ, कुछ ही समय के बाद वे अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर लिया। हो गया। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन का सारे जहां से अच्छा सबको पता है, मोहम्मद इकबाल। और इकबाल से क्वेश्चन एक और निकलता है, द्विराष्ट्र का सिद्धांत किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल। वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी, जनगण मन,
रविन्द्रनाथ टैगोर। सरफरोशी की तमन्ना, राम प्रसाद। जहां पर लिखा हुआ, एक और लिखा हुआ कवि प्रदीप, कौटिल्या जी ऐसे नहीं, ये मेरे वतन के लोगों। जहां पर लिखा उत्तर क्या निकलेगा? 12 का सी नंबर, 12 का सी नंबर। जहां पर रविन्द्रनाथ ठाकुर है वहां पर डैश लिखे जनगण मन, जनगण मन। बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम। मोहम्मद इकबाल तो है ही सारे जहां से अच्छा, और जहां मोहम्मद इकबाल है वहीं पर जोड़ देंगे द्वि राष्ट्र का सिद्धांत। द्वि राष्ट्र का सिद्धांत, लेकिन यहीं पर घुमा देगा। पाकिस्तान शब्द का पहला प्रयोग चौधरी रहमत अली, चौधरी रहमत अली के द्वारा, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अध्ययन कर रहे एक छात्र था। अगला क्वेश्चन है ये, स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए सबको पता है ऑक्जेलिक एसिड, और ऑक्जेलिक एसिड किससे मिलता है? टमाटर से। टमाटर में कौन सा? ऑक्जेलिक एसिड। जहां ऑक्जेलिक एसिड है वहां लिखे टमाटर। 13 का उत्तर क्या होगा? सी नंबर, ऑक्जेलिक एसिड टमाटर। जहां बेंजोइक एसिड है, बड़ी क्वेश्चन पूछता है, खाद्य पदार्थ को प्रिजर्व रखने के लिए, खाद्य पदार्थ को बेंजोइक अम्ल, खाद्य पदार्थ को संरक्षित रखने के लिए। लेकिन क्वेश्चन घुमा देगा। हम लोग जब फ्रूट का जूस पीते हैं बिहार में, यदि मुजफ्फरपुर की तरफ जाइएगा तो हर एक चौराहा पर, हर एक जगह पॉल में लीची का जूस का ढेर सारा प्रचार है। तो लीची का जूस किस एसिड में डालकर प्रिजर्व रखा जाता है? फॉर्मिक एसिड। एक लाइन लिख लेंगे, फल का रस, या ऐसे लिखो फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल फलों के रस को संरक्षित। यही फॉर्मिक एसिड है जो चींटी के काटने से लहरता है। चींटी के डंक में भी, चींटी हो या मधुमक्खी हो, चींटी के डंक में ना सांप का विष रासायनिक तौर पर प्रोटीन होता है। आगे एक और है एसिटिक एसिड, सिरका। एसिटिक एसिड सिरका बनाने में, विनेगर बनाने में। लेकिन बोरिक एसिड है चेहरे पर दाग धब्बा मिटाने के लिए, त्वचा पर जो दाग धब्बा है उसको मिटाने के लिए बोरिक एसिड। 13 का उत्तर क्या निकलेगा? सी नंबर। 14 नंबर चलते हैं। कारा पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण से क्या पैदा होता है? तो पृथ्वी चंद्रमा सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से समुद्री जल ऊपर आता है जिसे ज्वार कहेंगे, समुद्री जल नीचे आता है उसे भाटा कहेंगे। एक लाइन लिख लेंगे, समुद्र में ज्वार भाटा। 14 का उत्तर क्या होगा? डी नंबर, ज्वार। समुद्र में ज्वार अंग्रेजी में कहा जाता है टाइड, एवं भाटा अंग्रेजी में कहा जाता है ईब। समुद्र में ज्वार एवं भाटा, सूर्य एवं चंद्रमा, सूर्य एवं चंद्रमा के सम्मिलित गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण होता है। लेकिन कभी कभी देगा सूर्य का ज्यादा कि चंद्रमा का ज्यादा, दोनों में एक लाइन पूछा तो दोनों का ये सम्मिलित। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन सेपरेट कर देगा। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत ज्यादा है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी के तुलना में भी 1/6 है। लेकिन
सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ औसतन एवरेज लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। चंद्रमा पृथ्वी से 3.84 लाख किलोमीटर, लगभग 4 लाख। वहां कहा 15 करोड़, यहां कहा 4 लाख। अतः दूर में सूर्य का गुरुत्वाकर्षण अधिक रहने के बावजूद भी बहुत दूर है। अतः पृथ्वी पर ज्वार भाटा का गुरुत्वाकर्षण सूर्य के तुलना में चंद्रमा का अधिक है। क्यों? तो सूर्य के तुलना में चंद्रमा पृथ्वी के कितना किलोमीटर? लगभग 4 लाख। सूर्य कितना? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। उत्तर भी निकल गया होगा। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन का रहा है, कल भी लिखाए थे तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, 3 गो मंदिर लिखाए थे, 4 गो मंदिर लिखाए थे। फिर से सुनिएगा, तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर, चोल वंश के शासक राजा राज प्रथम। कांची में महाबलेश्वर या महाबलीपुरम मंदिर, नागभट्ट प्रथम। कांची का कैलाश मंदिर नागभट्ट द्वितीय, और एलोरा का कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम। राजपूत वंश का शासक, फिर से रिपीट करें, राजपूत वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम का रथ मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे ही एकाश मंदिर कहा जाता है। पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने अपनी राजधानी कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। चोल वंश के शासक राजा राज प्रथम ने अपनी राजधानी तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। उत्तर भी निकल गया होगा। 15 का उत्तर डी नंबर। 16 नंबर, वह विख्यात संगीतकार कौन था जो अकबर के नवरत्न में शामिल था? कौन? तानसेन। कई क्वेश्चन निकलता है। तानसेन कहां के रहने वाले थे? मध्य प्रदेश के ग्वालियर का। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे, जिसे अकबर ने कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दिया। कंठाभरण। तानसेन को ध्रुपद गायन शैली का जन्मदाता कहा जाता है। किस शैली का? ध्रुपद गायन। 3 पॉइंट लिख लेंगे। 16 का उत्तर हो जाएगा ए नंबर। तानसेन मूल नाम रामतनु पांडे, पांडे जी थे रामतनु पांडे। कहां के निवासी? मध्य प्रदेश के ग्वालियर के निवासी। तीसरा पॉइंट, अकबर के नवरत्न में से एक एवं दरबारी संगीतकार एक पॉइंट और, ध्रुपद गायन शैली का जन्मदाता। हो गया। जहां बीरबल है, बीरबल भी नवरत्न में से एक थे। बीरबल का नाम महेश दास। जहां अमीर खुसरो है, जिसे कव्वाली गायन शैली, तबला और सारंग का खोज करता माना जाता है। दिल्ली सल्तनत के कुल 8 सुल्तान बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार को सुशोभित किया था। अगला क्वेश्चन 17 नंबर का रहा है कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए निश्चित तौर पर सिलिकॉन का आवश्यकता पड़ता है। यही सिलिकॉन चिप्स बनाने में भी उपयोग में लाया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास ने नहीं लिखा? तो ऑप्शन में देखिए, कालिदास रघुवंशम लिखे ही, कालिदास ऋतु संहार लिखे ही,
कालिदास मेघदूतम लिखे ही यहां पर मृक्ष कटिकम है, इसकी रचना शूद्रक ने लिखा। रचना कौन किया? शूद्रक। जहां मृक्ष कटिकम है वहां लिख लेंगे शूद्रक। 18 का सी नंबर मृक्ष कटिकम, रचना कौन? शूद्रक। अब आइए कालिदास जिसे भारत का शेक्सपियर कहा गया, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य विक्रमादित्य को ही कहा गया द्वितीय के नवरत्न में से एक थे। इन्होंने कई रचना लिखे। 3 रचना तो आपके बुक में है। कौन कौन है? रघुवंशम है, मेघदूतम है, ऋतु संहार भी है, ऋतु संहार है। चौथा रचना चले मालविकाग्नि, मालविकाग्नि मित्र। अगला है अभिज्ञान शाकुंतलम। अगला है विक्रमो वर्षीय, और अगला है कुमार संभवम। इतना ही तो 7 रचना है। किसकी रचना है ये सभी? कालिदास का। कौन कौन? रघुवंशम, मेघदूतम, ऋतु संहार, मालविकाग्नि मित्र, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीय और कुमार संभवम। उत्तर भी निकल गया होगा सी नंबर। 19 नंबर चले, बड़ी सुंदर क्वेश्चन है। बैंक रेट, कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं। बैंक रेट वह रेट है, गौर से सुनिएगा, 2 क्वेश्चन फंसाएगा आपको। बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई अपने शेड्यूल बैंक को, अनुसूचित बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए लोन देती है, दीर्घकालिक ब्याज देती है या उधार देती है। लेकिन जब आरबीआई अपने शेड्यूल बैंक को शॉर्ट टर्म लोन देगी, उस पर जो इंटरेस्ट लेगी उसे रेपो रेट कहा जाता है। क्या कहा गया? रेपो दर कहा गया। बैंक दर से लॉन्ग टर्म के लिए लोन दिया, रेपो रेट से शॉर्ट टर्म के लिए लोन दिया। लेकिन ध्यान रखेंगे आरबीआई अपने अनुसूचित बैंक को ही देता है। आरबीआई अपने अनुसूचित बैंक को दिया। उत्तर क्या निकलेगा? 20 का नंबर या 19? पहले 19 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी नंबर। जहां सी नंबर है वहां क्या लिख लेंगे? दीर्घकाल, लॉन्ग टर्म के लिए लोन दिया। लेकिन वहीं पर यदि आ जाएगा अल्पकालिक लोन, अल्पकालिक ऋण दिएगा, किस दर पर? रेपो दर पर। अल्पकालिक ऋण किस दर पर देगा? रेपो दर पर। क्लियर हो गया? 22 नंबर चले, उससे पहले 20 नंबर। राजा टोडरमल किसकी सेवा में था? इसमें से यदि शेरशाह सूरी रहता तो कोई कंफ्यूजन था, क्योंकि अकबर से पहले राजा टोडरमल शेरशाह सूरी के दरबार में था। लेकिन शेरशाह सूरी तो है नहीं, तो उत्तर क्या हो जाएगा? अकबर। उत्तर क्या निकलेगा? 20 का बी नंबर। अब 2 क्वेश्चन ले। अकबर के नवरत्न में से एक शामिल ये भी थे, राजा टोडरमल, जिसे अकबर ने दीवान ए अशरफ के पद पर नियुक्त किया था। अकबर के काल में जाब्ती प्रणाली, जो भू राजस्व सिस्टम था, जाब्ती प्रणाली का जन्मदाता भी राजा टोडरमल थे। अकबर से पहले शेरशाह सूरी के दरबार में वो सेवा कर चुके थे। 2 पॉइंट लिख लेंगे। देखिए, राजा टोडरमल अकबर के नवरत्न में से एक थे।
जिन्हें अकबर ने दीवान ए अशरफ पद पर नियुक्त किए थे, इन्हें ही जाबती प्रणाली का जनक कहा गया। और लास्ट में अकबर से पहले वो शेरशाह सूरी के सेवा में थे। शेरशाह सूरी के सेवा में थे। इक्कीस नंबर चलते हैं। बड़ी सुंदर क्वेश्चन कह रहा है कि पहला ओपन हार्ट सर्जरी, कल भी शायद बताए थे। 3 क्वेश्चन बनता है, मेरे तरफ ध्यान दें। पहला दिल को चीर के दिखाया था लेल्हा, डॉक्टर लेल्हा ने कहा हमारे दिल में कौन है, दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा, क्या कहा? लेल्हा। लेकिन क्रिश्चियन बर्नार्ड शॉ विश्व का पहला डॉक्टर थे जिन्होंने पहली बार सफल हृदय का प्रत्यारोपण किया। एक का दिल दूसरे में डाला, पेसमेकर का यूज किया। भारतीय डॉक्टर वेणुगोपाल, पहला हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने वाला डॉक्टर कौन? 3 क्वेश्चन बना। पहला हृदय का सर्जरी चीरफाड़ कौन किया? लेल्हा। हृदय का प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड शॉ और भारतीय डॉक्टर वेणुगोपाल। फिर से पहला चीरफाड़ लेला हल, उत्तर भी निकल गया होगा। क्या क्वेश्चन है? कहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि हार्ट सर्जरी किया, सर्जरी मतलब चीरफाड़ किया, लेल्हा था। दिल चीर के कोई दिखाता है? पता नहीं क्या क्या है इसमें, काले दिखाएंगे, लेकिन ले ले बकले ले थे याद करने के लिए। लेला हल ने चीर को दिखाया, लेकिन हमारा दिल आपके पास है। क्रिश्चियन बर्नार्ड शॉ, भारतीय डॉक्टर। उत्तर भी निकल गया होगा, लिखाने की आवश्यकता नहीं होगा। 21 का उत्तर ए नंबर। जहां क्रिश्चियन बर्नार्ड शॉ है, जहां लीहोल है, स्पेलिंग मिस्टेक है, लीलाहल। सर्जरी किए, जबकि प्रत्यारोपण कौन? प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड शॉ। क्रिश्चियन बर्नार्ड। भारतीय डॉक्टर कौन? भारतीय डॉक्टर वेणुगोपाल। 22 नंबर सुंदर क्वेश्चन है, कारा शुगर, तो जब ये शर्करा आएगा तो C6H12O6 फॉर्मेट में लाएंगे, केमिकल फॉर्मूला आणविक फॉर्मूला में लाएंगे तो CnH2nOn, मतलब कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 है। उत्तर भी निकल गया होगा 22 का। बी नंबर। 23 नंबर का, भारत का राष्ट्रीय आय का डेटा कौन तैयार करता है? तो सबको पता है CSO, लेकिन क्वेश्चन घुमा देगा कि भारत में बेरोजगारी एवं गरीबी का डेटा, गरीबी का आंकड़ा NSSO के द्वारा जारी किया जाता है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के द्वारा। उत्तर भी निकल गया होगा। उत्तर क्या निकलेगा? डी नंबर।
24 नंबर में चले, कारक किसी ने कहा था पूंजी और मांग दोनों साथ उत्पन्न होता है, जेबी सेठ के द्वारा। उत्तर क्या निकलेगा 24 का बी नंबर। 25 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम नहीं करता। तो 3 को काम करता है इसमें, ट्रांसफार्मर है, डायनेमो है और इलेक्ट्रिक मोटर विद्युत मोटर है, लेकिन बॉयलर कॉइल इंडक्शन कॉइल काम नहीं करता है। 25 का डी नंबर, 25 का डी नंबर। 26 नंबर, ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को ऑलरेडी आप लोग को पता है, ब्राजील में कैंपोज। तो यूट्यूब के लिए ऑनलाइन के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगले सेट में मिलते हैं। तब तक खूब पढ़ें, रिपीट पर रिपीट करते रहें, सजग रहें, जागे रहें, एनर्जेटिक के साथ बने रहें। फिर से मिलते हैं, अलविदा। जय हिंद, जय भारत, जय कौटिल्य। जय हिंद, जय भारत, जय कौटिल्य।